हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आरके ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये आज का मेरा टॉपिक है सीजी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी। कल हमने इसके पूरा जो वीडियो मैं अपलोड किया हूं उसमें देखे थे हम कल, यानी कि मैं एक जो सेट है प्रश्न पत्र सेट एक आपके लिए इंपॉर्टेंट तैयार किया हूं, है ना। उसमें सबसे पहले क्या है, एक दिन में यदि पूरा एक सेट को 18 क्वेश्चन को करवाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो होगा, इसलिए मैं इसको पार्ट में डिवाइड किया हूं। सबसे पहले कल जो वीडियो मैं बनाया था, यानी कि कल जो मैं पढ़ाया था वो था 15 नंबर का क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको 2 नंबर का और 3 नंबर का जो सवाल है उसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। तो इस सेशन में आपका बोर्ड परीक्षा की तैयारी 100% लाने के लिए मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं। तो इसके पूर्व यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर देना। तो जानते हैं इसका शेड्यूल थोड़ा सा, कि मैं ये जो सीजी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी किस आधार पे करवा रहा हूं इसको थोड़ा समझेंगे। यानी कि मैंने जो पिछले कई वर्षों से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उन सारे क्वेश्चनों को मैं अपने इस ब्लूप्रिंट में शामिल किया हूं, तो उसी के आधार पे आपकी तैयारी करवा रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछने की गारंटी है, ठीक है। यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, तभी आपको फायदा होगा। तो जानते हैं इसमें कौन कौन से कब कब पूछे गए प्रश्न हैं। 2020, 22, 23, 24 ये सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। उसके हिसाब से मैं एक ब्लूप्रिंट तैयार किया हूं और मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। आपका ये रिवीजन भी होगा और आने वाला समय में इलेक्शन भी है, तो ये जो सेशन है, यानी कि ये जो मेरा YouTube के माध्यम से आपको गणित के जितने भी टॉपिक है उनको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आगे पढ़ाई थोड़ा सा मतलब आपका कोर्स कंप्लीट होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी पूर्ण तैयारी हो और आप 75 में 75 नंबर लाएं, ठीक है। तो देखते हैं आज का ये जो सेशन है इसमें 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न है। ये था आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक एक नंबर वाले, ठीक है। तो अब देखते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। 2 नंबर वाले प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न 2, ठीक है। आज यहां से हम प्रश्न चालू करते हैं। ये आपका 2 अंक का प्रश्न है, ठीक है। ये कितने अंक का प्रश्न है? 2 अंक का प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं। यदि बहुपद px बराबर 2x का घात 3 5x धन 4 हो तो P2 तथा P0 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पर इसको हल करते हैं हम। यहां पर दिया क्या है जी? दिया है क्या? एक बहुपद दिया हुआ है। बहुपद px इक्वल टू दिया है 2x का घात 3 ऋण 5x धन 4। ये आपका बहुपद है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप चाहे तो आप समीकरण मान सकते हो, ठीक है। इस समीकरण में ये जो समीकरण 1 है इसमें क्या रखते हैं हम? देखो P2 यानी कि ये जो 2 है किसका मान है? इस x का मान है, ठीक है। इस x का मान 2 रखते हैं और 0 रखते हैं, यानी कि यहां समीकरण
एक में x बराबर 2 तथा x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, हम रख देते हैं। किसका मान रखते हैं? x का मान। क्या रखेंगे? एक बार 2 रखते हैं, ठीक है। p इंटू 2, ठीक है, सीधा हम मान रख देते हैं। x का मान 2 रख दिए, बराबर हो जाएगा यहां पर 2 इंटू एक्स का मान 2 का घात 3 ऋण 5 गुणित 2 धन 4, ठीक है। इसका यदि हम मान रखते हैं तो क्या हो रहा है, देखो मान क्या आएगा, आगे हल कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का घात 3 है, मतलब 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान 16 आ गया। अब इसका ऋण 5 दूने 10 धन 4। अब इसको आगे और हल करते हैं। 16 में 10 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि एक मान आपको मिल गया, ठीक है। P2 यदि हम मान रखते हैं तो कितना आ रहा है? मान 10 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद P0 रखते हैं तो मान क्या आएगा? देखो 2 इंटू हो जाएगा 0 का मान 0 रख दिए, x का मान 0 रख दिए, घात 3 ऋण 5 का घात 5 क्या है? x का मान क्या हो जाएगा? 0 फिर धन 4, ये भी मान रख दिए। यदि किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा, और किसी भी संख्या यानी कि 0 का घात यदि जो भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, उसका मान 0 ही आएगा। इसलिए इसका मान 0 आएगा। 0 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है, 0 आ गया। 5 का अगर हम 0 के साथ गुणा करते हैं तो भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये 0 आ गया, बच गया यहां पर धन 4, ठीक है। अब देखिए यहां पर 0 0, अभी आ गया इसका मान कितना? 4 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? एक तो 10 हो गया और दूसरा आंसर हो गया 4, ठीक है। इस तरह से सवालों को बनाना है। और ये जो प्रश्न है, इस तरह का एक प्रश्न 100% पूछता है, ठीक है। इसलिए प्रश्न बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो x का मान है ना, यानी कि ये दिया हुआ है ना, 2 रखिए बोल रहा है, P2, यानी कि ये जो x है इसका मान है ये 2, ये 0 भी इस x का मान है, ठीक है। इस x के जगह में हमको ये मान रखना है। तो ये जो मान अगर हम रखते हैं तो क्या हो गया? इसका मान एक 10 आ गया और दूसरे का मान आ गया 0 रखे तो 4 आ गया। इस तरह से सवालों को क्या करना है? बनाना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तीसरा प्रश्न है आपका। तीसरा प्रश्न क्या है? 12 और 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 12 और किसका? 6 का हमको क्या ज्ञात करना है जी? तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको हल कैसे करेंगे? आपको जब भी परीक्षा में प्रश्नों को हल करना है तो आप क्या करेंगे जी? या तो इधर आप एक लकीर खींचेंगे या तो फिर आप पेपर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। किनारे में जहां पर रेड लाइन लगा रहता है उसको फोल्ड कर देंगे, अगर लाइन नहीं है तो। अभी फिलहाल सभी में आता है, ठीक है। तो उसके बाद इधर हल लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे उत्तर क्रमांक क्या? 3। इस तरह से आपको लिखना है और अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इसका सॉल्यूशन इधर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 12 और 6 का हमको क्या करना है? इसका हल करना है, ठीक है। सॉरी, 12 और 6 का हमको तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां क्या है? देखो 12 और 6 का तृतीय अनुपाती हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसलिए हम क्या करेंगे? माना 12 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या है? हम मान लेते हैं क्या? x है। क्या है? x है, ठीक है। x मान लिए, ओके। तो क्या हो जाएगा जी? 12:6:x हो गया, ठीक है। अब इसको अनुपात के रूप में लिखना है हमको, तो क्या होगा? अनुपात के रूप में यदि हमको लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 12/6 फिर 6/x, इस तरह से होगा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका। इसको यदि हम आगे हल करते हैं
तो 6 का बट्टे 12 का बट्टे 6, फिर 6 का बट्टे x हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि ये x जो है तृतीयानुपाती है, ये मध्य पद है, तो ये दोनों तरफ होगा। ठीक है, 12 बट्टे अनुपात का मतलब होता है बट्टे, 12 बट्टे 6 समानुपात का, सॉरी इसको आगे हमको और एक बार लिखना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं 12 अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात x। ठीक है, अब इसका बटा क्या हो गया 6 और इस 6 का बटा x हो गया। ठीक है, तो बराबर, इस समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो ये हो जाएगा 6 बट्टे x हो जाएगा। ठीक है, आगे 6 कम 6, 6 दूने 12, ये भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां बच गया क्या 2 बट्टे 1, 6 बट्टे x। ठीक है, इसको क्या करते हैं जी, यहां पर पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करेंगे तो ये जो x है इस 2 के साथ गुणा करेगा और ये जो 1 है इस 6 के साथ गुणा करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यदि हम पक्षांतर कर देते हैं तो 2x के साथ गुणा करें 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 कम 6। ठीक है, और ये जो 2 है x के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। यदि हम इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या करेगा, इसको भाग करेगा। जब भी इस तरह का बराबर के एक पक्ष से दूसरे पक्ष हम किसी भी अंक को ले जाते हैं तो उस सिचुएशन में एक पक्ष से दूसरे पक्ष अगर कोई संख्या पद जाता है तो वो जुड़ते, अगर उधर जुड़ रहा था तो इधर जाकर घटेगा, दूसरे पक्ष में जाकर घटेगा, और यदि कोई संख्या गुणा कर रहा है तो दूसरे पक्ष में जाकर भाग करेगा। तो इस नियम से ये हो जाएगा, 2 को हम पक्षांतर कर देते हैं तो 6 बट्टे 2 हो जाएगा, यानी कि 6 को भाग करेगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया जी, x का मान आ गया 3, ये इसका आंसर है। अतः 12 और 6 का तृतीयानुपाती क्या है, अतः यहां लिखना है आपको, अतः 12 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, अनुपाती क्या होगा, 3 होगा। ये इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा ही एक सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए ये एक सवाल भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोई भी मान हो सकता है, बट इसको जो हल करने का ट्रिक है यही है। ठीक है, इसी ट्रिक से आपका सवाल हल होगा, इसलिए इस वीडियो को बार बार आप देखना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, क्या है, चौथा प्रश्न है क्या, बिंदुओं 0 0 तथा 2 3 से होकर जाने वाली रेखा की क्या ज्ञात करना है हमको, प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रवणता का फार्मूला है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, फार्मूला है। ठीक है, अब इसको हम कैसे हल करेंगे ये आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, 2 बिंदु है, कौन कौन से, 0 0 और 2 3 है। ठीक है, 0 0 और 2 3 है। दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं जी, यहां दिया है बिंदु, क्या बिंदु पहला है, मतलब ये है आपका x1 y1, ये दूसरा बिंदु है मतलब ये x2 और ये है आपका y2। ठीक है, ये पहला बिंदु होगा 0 0, दूसरा बिंदु होगा आपका 2 3। ठीक है, ओके, अब ये दोनों बिंदुओं का क्या करना है, हमको प्रवणता ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम ज्ञात करेंगे, दिया है क्या क्या दिया है जी, इसको हम मान लेते हैं क्या, x1 y1। ठीक है, x1 y1 का मान क्या होगा जी, यहां पर 0 0 होगा, क्या होगा 0 0। ठीक है, अर्थात x का मान 0, y का मान भी 0 होगा, तथा x2 और y2 का मान क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, x2 का मान 2, y2 का मान 3 होगा। ठीक है, जब भी हम इस तरह से निर्देशांक लिखते हैं तो
एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा, और ये चौथा, ठीक है। तो ओके, तो इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं आगे। देखिए यहां पर जो बिंदु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जीरो इसका फार्मूला क्या होता है, सीधा सीधा हम प्रवणता पे चले जाते हैं, ज्यादा गहराई से जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रवणता बराबर इसको हम m से दर्शाते हैं, ठीक है। प्रवणता का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है। इस फार्मूला में हम मान रख देते हैं, ये है y2, यानी कि y2 का मान क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 रख दिए, ओके। और y1 का मान 0 है, क्या है, y1 का मान 0, ठीक है। उसके बाद x2 का मान क्या है जी, x2 का मान 2 है, ओके। और x1 का मान 0 है, ठीक है। तो यहां क्या बच गया जी आपका, यहां बच गया क्या, 0 3, मतलब यहां बच गया प्रवणता m बराबर क्या जी, प्रवणता m बराबर यहां ऊपर में अंश में 3 है और नीचे में 2 बच गया, ठीक है। यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब प्रवणता बराबर कितना आ गया, यानी कि 0 0 तथा 2 3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या है, प्रवणता का मतलब होता है ढाल, क्या, ढाल, ओके। प्रवणता का मतलब होता है ढाल, ओके। तो ये हो गया आपका 3/2 हो गया। इस तरह से सवाल को हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 5वां प्रश्न है ये, ठीक है। 5वां प्रश्न को यहां पर थोड़ा सा 2 cos 67 अंश, ये है आपका बटे, ठीक है, साइन 23 अंश, उसके बाद ये उसके पूरे का बटा है, ठीक है, tan 40 अंश और cot 50। ये प्रश्न को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, ये एक्चुअली में प्रश्न क्या है, इसको मैं सही लिख दे रहा हूं, ठीक है। प्रश्न है 5वां 2 cos 67 अंश, ठीक है, बटे साइन 23 अंश। उसके बाद है धन tan 40 अंश बटे है cot 50 अंश, ओके। ये इसका क्या है, सही प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न भी हर वर्ष पूछता है, ठीक है, ओके। तो इसको भी हल करते हैं हम, कैसे हल करेंगे देखिए। हमको इसका मान ज्ञात करना है, क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तो इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हल करना है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, 67 अंश है, ये क्या है, 67 अंश है, ठीक है। यानी कि समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है, कितना होता है, 90 अंश, ठीक है। तो cos 67 यानी कि 90 में, ये जो 90 अंश है इसमें कितना, एक फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला के तहत 90 में हम 67 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, या सॉरी 90 में कितना घटाएंगे तो 67 अंश आएगा, ओके। 90 में कितना घटाएंगे तो 67 आएगा, 90 में हम 23 घटाएंगे तो कितना आएगा, 67 आएगा, ठीक है। 90 में कितना घटाएंगे, 23 घटाएंगे तो 67 आएगा। यानी कि आप आंख बंद करके यदि अंश का में इस तरह 90 में घटा रहे हैं तो 23 को घटा देना, और यदि अंश में ये फार्मूला उपयोग कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर 90 में 67 घटा देना तो 23 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट है, दोनों में से, अंश या हर में से किसी एक ही में हमको 90 माइनस करना है, ठीक है। तो यहां पर करते हैं क्या, ये एक दोनों बार मैं बता देता हूं इस सवाल का हल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 इंटू कॉस
90 माइनस 23। देखो 90 में 23 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 67 अंश आएगा। ठीक है, तो दोनों में से एक ही अंश या हर, अंश में अगर ये सॉल्यूशन मतलब ये जो ट्रिक उपयोग कर रहे हैं तो केवल अंश में ही करेंगे, हर में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये साइन का साइन 23 अंश रहने देते हैं। ठीक है, धन इधर यहां पर भी हम अंश में इस ट्रिक का उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 90 में कितना घटाएंगे जी, ये नीचे वाला पद को घटाना है। ठीक है, 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 अंश आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कॉट नीचे 50 अंश। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है जी, ये फार्मूला को भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो इसका फार्मूला है। ठीक है, जब मैं इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में त्रिकोणमिति का एक वीडियो अभी लेकर आने वाला हूं, उसमें आप उसको समझना। ठीक है, फार्मूला देख लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस का साइन, साइन का कॉस। अगर इस तरह का है तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये कॉस का साइन बी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार टेन का ये वाला हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो टेन का कॉट बी हो जाएगा। देखते हैं आगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस का साइन थीटा का मान क्या है, 90 माइनस 23 है, इसमें से क्या आएगा, 23 अंश ही आएगा। ठीक है, बटे साइन 23 अंश। ओके, दूसरा पद टेन का क्या हो जाता है, यहां पर कॉट हो जाता है, और कौन सा मान आएगा, ये 50 अंश आएगा। ठीक है, 90 छोड़ दो। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कॉट 50 अंश। ओके, अब देखिए यहां साइन 23 अंश से साइन 23 अंश कट जाएगा। ठीक है, साइन 23 अंश से साइन 23 अंश कट गया, और कॉट 50 से कॉट 50 कट गया। ठीक है, इसका मान 1 आ गया। ओके, इसका मान 1 आ गया। ओके, अब देखो इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया है यहां पर ये 2 बचा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 गुणित 1 धन 1, ये वाला 1, 1 एकम 1 बचा है ना, तो ये हो गया आपका मान कितना हो गया जी, ये मान हो गया आपका 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये जो त्रिकोणमिति का प्रश्न है, अगर इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है तो आंख बंद करके इस ट्रिक का हिसाब से बना लेना। ठीक है, दूसरा ट्रिक अगर हम देखते हैं, मतलब दूसरा तरीके से, अगर इसी मेथड से अगर हम साइन वाला को देखते हैं, नीचे वाला हर में, तो ये हो जाएगा साइन, यहां 67 है ना, तो यहां पर 90 माइनस 67 लिखना। ठीक है, और इसमें क्या करोगे, ये 40 है ना, तो कॉट कोष्टक में 90 माइनस 40 कर देना, तो 50 आ जाएगा। ओके, मतलब अगर आप यहां पर 40 है यानी कि 50 घटाओगे तब 40 आएगा ना, तो यहां पर 23 है तो 67 घटाओगे तो 23 आएगा ना, और यहां पर क्या हो जाएगा, अगर यहां पर 40 घटाओगे 90 में तब 40 आएगा ना, तब दोनों पद जो है ना इस तरह से बराबर होंगे। 50 अंश तो नीचे भी 50 अंश, 23 अंश है तो 23 अंश नीचे भी आना है। ठीक है, तो इस तरह से सवालों को क्या करना है, हमको त्रिकोणमिति का हल करना है। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, छठवां प्रश्न, यह है आपका छठवां प्रश्न। ठीक है, छठवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, यहां पर ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इसका हमको क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, ये इस तरह का प्रश्न भी हर वर्ष पूछता है, यानी कि ये भी आपका आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हल कैसे करते हैं। ठीक है, आंकड़ों से माध्यिका हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, ये इसका भी एक तरीका है, इसका भी एक नियम है। ठीक है, यदि आंकड़े सम संख्या में हो और विषम संख्या में हो,
इसका फार्मूला अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहां पर आंकड़े कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि सम संख्या में है 8। ओके, n का मान कितना है 8 है, आंकड़ों की संख्या n बराबर 8 है। यदि यहीं पर विषम होता तो उसके लिए फार्मूला अलग अलग था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आंकड़े हैं इसको हम क्या करते हैं घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आंकड़े को क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर या रखने पर या व्यवस्थित रखने पर आप लिख सकते हो, जो आपको लगता है लिख लीजिए। ठीक है, रखने पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा संख्या कौन सा है 28 है। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं यहां पर 28, फिर 28 के बाद 29 है क्या, नहीं है, 30 है, उसके बाद 31 है, फिर 32 है, 33 है, 34 भी है क्या, 34 भी है, 35 है, फिर 36 है। ये हम इसको व्यवस्थित रूप से लिख दिए। ठीक है, ये इस तरह से ये जो आंकड़े हैं कुल कितने हैं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अतः कुल आंकड़ों की संख्या कितना है जी, कुल आंकड़ों की संख्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या n बराबर कितना है 8 हो गया। ठीक है, n बराबर कितने हैं 8 है। तो यहां पर आंकड़े यदि सम हो तो उसके लिए फार्मूला अलग लगता है। ठीक है, इसके लिए ये एक्चुअली में यहां लिखना है आपको, क्या है ये सम है, आंकड़ा क्या है सम है। तब माध्यिका के लिए फार्मूला क्या लागू होगा, ये सूत्र को याद करना। ठीक है, माध्यिका बराबर हो जाता है, फार्मूला है, क्या है फार्मूला, फार्मूला है 1/2 n/2। ठीक है, n/2 पद धन n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, इस सूत्र से हम इसका माध्यिका ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर मान रख देते हैं 1/2, n का मान कितना है जी 8 है, कितना है 8 है। ठीक है, n का मान हम 8 रख दिए, 8/2 पद हो गया। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 8/2 धन 1 वा पद। ओके, ये मान रख दिए हम। ओके, अब इसको हल करते हैं, यहां पर सबसे पहले यही हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि चौथा पद हो जाएगा। ओके, यहां पर हो जाएगा, सबसे पहले काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, 4 धन 1वां पद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं हम, माध्यिका माध्यिका का मान आया है 1/2, यहां आया है चौवा पद धन ये है 4 धन 1 यानी कि 5वां पद। ठीक है, यही मान है। ओके, अब इसको हल करते हैं। देखो चौथा पद क्या है, इस सारणी में देखते हैं हम लोग, आरोही क्रम में हम लिखे हैं ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये आपका चौथा पद है और ये आपका 5वां पद है। जो चौथा पद और 5वां पद है वहां पर आया है ना, इसका मान 4वां पद और ये 5वां पद आया है,
तो उसी पद को हम वहां पर रख देते हैं, रख दें। ठीक है, 1/2 ये है आपका कितना है जी, ये है आपका 32 और ये 33। ठीक है, यहां रख देते हैं 32 और पांचवा पद है 33, ये मान रख दिए। ओके, आगे 1/2 ये जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 65। ठीक है, 1/2 गुणित 65 हो गया। ठीक है, 1/2 गुणित 65, इसको हम भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये बच गया है 5, 2 दूने 4, 1 बच गया, दशमलव लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि माधी का बराबर क्या हो जाएगा, माधी का बराबर मान आ जाएगा 32.5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से सवालों को क्या करना है, हमको हल करना है। माध्यिका ज्ञात करना है तो माध्यिका का फार्मूला ये है। ठीक है, इस ट्रिक से आपको इस सवाल को हल करना है। ओके, समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। ये आपका 3 अंक का प्रश्न है, 2 अंक का प्रश्न। अब इसके पूर्व 6 प्रश्न थे, 2 से लेकर 6 तक। अब 7 के बाद 3-4 जो सवाल है वो 3 नंबर का होगा। ठीक है, अब 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल क्रमशः 5 और 11 है। ठीक है, वर्ग समीकरण हमको बनाना है, मूल दिया हुआ है। किसी भी वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है, एक तो अल्फा और दूसरा मूल बीटा, या ये जो वर्ग समीकरण होता है उसके 2 मूल ज्ञात यदि हम करते हैं, उसको तोड़ते हैं या गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो 2 मूल प्राप्त होता है, तो वही उसका मूल है। ठीक है, ओके, तो यहां पर 2 मूल दिया हुआ है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, वर्ग समीकरण बनाइए बोल रहा है। ठीक है, हमको क्या करना है, 2 मूल दिया हुआ है तो हमको वर्ग समीकरण बनाना है। उसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला में यदि हम मान रख देते हैं तो ये सवाल आपको बिल्कुल इजी तरीके, और ये सवाल हर साल पूछता है, मतलब इसी तरह का सवाल। ओके, तो ये सवाल भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर अच्छे नंबर लाना है तो आप मेरे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। डेली मेरे जो अपडेट्स है, वीडियो है, उसको आप एक बार जरूर देखें और सवाल को समझें, और कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है ये भी देखें। ओके, तो हल करते हैं इस सवाल को। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो यहां पर 2 मूल दिया हुआ है। यदि 2 मूल दिया हुआ है तब क्या होगा, माना वर्ग समीकरण के मूल क्या क्या होते हैं जी, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। ठीक है, माना वर्ग समीकरण के मूल क्या मान लेते हैं हम, अल्फा और बीटा है, तब क्या हो जाएगा, अल्फा एक को हम अल्फा ले लेते हैं और दूसरा बीटा ले लेते हैं। ओके, एक मान को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा का, और दूसरा बीटा का। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा यहां अल्फा बराबर हो जाएगा 5 और बीटा बराबर हो जाएगा आपका 11। ओके, वर्ग समीकरण बनाने का एक फार्मूला है। ठीक है, सूत्र है, क्या है सूत्र, क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सूत्र है x का स्क्वायर, सूत्र है, इसलिए अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या होगा, सॉरी यहां पर लिख देते हैं, इसलिए अभिष्ट यानी कि वर्ग समीकरण हमको बनाना है, अभिष्ट वर्ग समीकरण क्या होगा, इसका सूत्र है वर्ग समीकरण का x का स्क्वायर माइनस क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ओके,
सॉरी, थोड़ा मैं भूल गया था, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये इसका फार्मूला बराबर 0, ठीक है। ये इसका क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूला में हम मान रख देते हैं क्या, अल्फा और बीटा का, तो आपका वर्ग समीकरण निकल कर आएगा, ठीक है। तो हम इसका मान रख देते हैं, क्या क्या मान है, अल्फा का मान -5 है और बीटा का मान 11 है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट पेज, ओके। क्या क्या दिया हुआ है जी, देखो सूत्र क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका वर्ग समीकरण बनाने का फॉर्मूला है, ठीक है। जब भी अगर कोई मूल दिया हुआ है और आपको वर्ग समीकरण बनाने के लिए बोल रहा है, तो यही सूत्र आपको लगाना है, ठीक है। तो इस सूत्र में हम मान रख देते हैं, अल्फा का मान क्या है जी, अल्फा का मान है क्या है, -5 और बीटा का मान है 11 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान है -5 गुणित बीटा का मान है 11 इक्वल टू 0। ये मान रख दिए, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस, देखो ऋण 5 है और ये 11 है, 11 में -5 घटाएंगे, बड़ी संख्या 11 है इसलिए धन चिन्ह आएगा, ठीक है। 11 में 5 घटाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 6, ओके। धनात्मक है तो हम इसको सीधा सीधा लिख देते हैं, x के साथ भी गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6x, और यहां पर देखेंगे तो 11 × 5 = 55, ऋण होगा, ओके, ऋण गुणित धन बराबर ऋण 11 × 5 = 55 बराबर 0। ये आपका एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक है। वर्ग समीकरण किस रूप में रहता है जी, इसका मानक रूप क्या है, इसका मानक रूप है, देखिए वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में प्राप्त हमको हो गया। यही इसका क्या है, आंसर है, ओके। इस तरह से हमको क्या करना है, अगर दो मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा का मान, हम उसको मान लेते हैं अल्फा, पहला जो मान है उसको अल्फा और दूसरा मान को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को रट लो आप, जहां कभी इसको भूलना ही नहीं है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह का सवाल पूछता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न कट गया है, ठीक है, पर इसको भी हम सुधार लेते हैं। प्रश्न है यहां पर, प्रश्न क्रमांक 8 है, ठीक है। ये 8वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी, यह है आपका 100, 70, 100 फिर 70 फिर 40 और ये इस तरह से डैश डैश है, ठीक है, का 11वां पद ज्ञात करना है। यानी कि ये जो समांतर श्रेणी है, ठीक है, समान अंतर वाला श्रेणी है, 100 से चालू होता है घटते क्रम में 100, 70, 40, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हमको 40 तक जाते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हमको कितना पद जी, 11वां पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है इस श्रेणी का, ठीक है। मतलब 11वें नंबर में कौन सा पद होगा ये हमको ज्ञात करना है, ओके। तो इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो समांतर श्रेणी है 100 से स्टार्ट हो गया है, ये जो 100 है ये इस श्रेणी का प्रथम पद है, क्या है, इस श्रेणी का 100 प्रथम पद है। माना, हम लिख सकते हैं यहां पर, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या, A तथा
सार्वंतर क्या है जी, डी है, तब क्या क्या दिया हुआ है यहां पर देखिए, दिया है क्या, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, श्रेणी का प्रथम पद है 100, ठीक है, प्रथम पद क्या है 100, तो प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, प्रथम पद 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद सार्वंतर डी का मान हो जाएगा, यहां पर क्या करते हैं, डी का मान क्या करते हैं जी, ये जो द्वितीय पद है उसमें प्रथम पद को घटा देते हैं, यानी कि 70 में हम क्या कर देते हैं, 100 घटा देते हैं, ठीक है। ये द्वितीय पद है, प्रथम पद को घटा देते हैं, द्वितीय पद में हम प्रथम पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा आपका, डी का मान क्या आ जाएगा, डी का मान आएगा -30, कितना आ जाएगा, -30, ठीक है। तो प्रथम पद भी हमको ज्ञात हो गया और सार्वंतर डी का मान भी हमको ज्ञात हो गया, ठीक है। अब अच्छा, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है जी, 11वां पद, यानी कि n का मान कितना, 11वां पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ये n का मान है, ठीक है। कौन सा पद ज्ञात कर रहे हैं हमको, nवां पद, यानी कि n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कौन से पद ज्ञात करना है हमको, 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। सूत्र क्या होता है जी, सूत्र है, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है इसका फार्मूला है कि Tn, ओके, इसका फार्मूला है, इसलिए Tn या An भी लिखते हैं इसको, ठीक है। Tn लिखें या फिर An, ओके, इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। Tn मतलब ये है आपका a, ओके, T11 या इसको An भी लिखा जाता है, आप जो लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। An यानी कि An का मान, यानी कि n का मान क्या है, 11 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर a रखते हैं तो 11 बराबर n का मान है ना, तो प्रथम पद का मान कितना है, यहां पर 100 दिया हुआ, ठीक है, 100 निकाले हैं हम ये, ठीक है, 100 रख दिए, धन n का मान कितना है जी, 11 है, ऋण 1, डी का मान हम ज्ञात किए हैं कितना है, -30 है, ठीक है। अब ये मान पूरा रख लिए, अब इसको हमको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप, a11 इक्वल टू 100, 11 ऋण 1, a11 बराबर हो जाएगा, पहला पद क्या है, 100 है, ओके, धन 11 ऋण 1 गुणित है -30, ठीक है। इसको हल करते हैं तो a11 का मान क्या आ जाएगा, a11 का मान हो जाएगा, मतलब 11वां पद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 धन 11 में 1 घटा दीजिए, 10 आएगा, ठीक है, 10 गुणित ऋण 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a11वां पद 100 धन 30 को 10 से गुणा कर दीजिए, 300 आएगा, -300, ठीक है। क्या आ जाएगा यहां पर, ऋण आ जाएगा, ओके, ऋण ये हो जाएगा 300, ठीक है। अब ये होगा a11 बराबर हो जाएगा 300 में कितना घटाना है जी हमको, 100 घटाना है, तो आएगा इसका ऋण कितना, 100 घटा दीजिए 200, -200 इसका मान आएगा, ठीक है। यानी कि 11वां पद क्या हो जाएगा आपका, -200, ये इस तरह से आपका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से सवाल को हल करना है, यानी कि इसका फार्मूला क्या होगा, अगर कोई पद का मान ज्ञात करना है तो, अगर कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है और यदि किसी पद का मान हमको ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला में यदि आप मान रख देते हैं तो जो भी पद हो, 11वां पद, 15 पद, 16 पद, 20 पद, 100 पद, आप जो भी पद बोले, आप बिना कुछ किए आंख बंद करके जो पद बोलता है आप मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8वां नंबर प्रश्न। ये 3 नंबर का प्रश्न है, कितने नंबर का है, 3 नंबर का प्रश्न है, 3 अंक का प्रश्न है, ठीक है। यदि आप इस तरह से बना लिए, मतलब आपको 3 का 3 नंबर
मिलना ही है। ठीक है, अब देखते हैं, ये 8वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? 9वां प्रश्न। आपका 9वां प्रश्न क्या है? एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या, बेलन इस तरह से होता है, ठीक है, ये आपका बेलन है। इसका केंद्र बिंदु ये है, यहां से यहां तक की, है ना, इसका जो सेंटर है यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है इसको त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से दर्शाया जाता है। और ये इसका ऊंचाई है। ठीक है, ये क्या है? उसका ऊंचाई है। तो बेलन की त्रिज्या यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई h का मान 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है? यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठ, ये जो वक्र पृष्ठ है इसका मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। जो बाहरी आवरण है उस पृष्ठ का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया क्या है यहां पर? सबसे पहले यहां क्या दिया है जी? दिया है, क्या क्या दिया है इस प्रश्न में? जो दिया है उसी को लिखना है। बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है जी? बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है? बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ओके, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच, इसका फार्मूला है। ठीक है, 2 पाई आर एच। ओके, इस फार्मूला हम मान रख देते हैं तो हो जाएगा, देखो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, आर का मान यहां दिया हुआ है 14 और h का मान है 10। यहां पर यदि हम इसको आगे भाग दे देते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूने 14 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 22 दूने 44, गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर हल कर दे रहा हूं मैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, इसको देखिए यहां पर क्या क्या होने वाला है, 22 और 2 का गुणा हो जाएगा, 22 दूने 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 और 2, 44 दूने 88, 88 का 10 के साथ गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? देखो 22 दूने 44 दूने 88, दम 880, 880 क्या वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर? ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। बिल्कुल इजी है। ठीक है, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से सवालों को हमको हल करने आना चाहिए और फटाफट हमको हल करना है। ठीक है, परीक्षा में हमको किसी दूसरे को झांकने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए। जो तैयारी मैं करवा रहा हूं, अगर ये सारे जो प्रश्न है अगर इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मेरे साथ साथ आप कॉपी पेन भी उठाकर इसको नोट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ। तो आपका जो प्रैक्टिस है एक साथ, केवल वीडियो देखने का काम नहीं करना है, आपको साथ साथ में कॉपी पेन में वर्क भी करना है। ठीक है,
तभी आपका ये जो तैयारी है वो पूर्ण तैयारी होगा और आप 75 में 75 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10 है। क्या है जी? 10वां प्रश्न है आपका। सिद्ध कीजिए कि 24 धन 7 एक विषम पूर्णांक है। 24 धन 7 कहीं ये एक्चुअली में 24 नहीं है, 2 की है। क्या है? ये जो 4 है इसकी जगह में की है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 2k+7 एक विषम पूर्णांक है जहां, प्रश्न है क्या, जहां k एक पूर्णांक है, जहां k एक पूर्णांक है, ये इसका सही प्रश्न है। ठीक है, k क्या है? एक पूर्णांक है। और ये जो प्रश्न है कई बार पूछ चुका है, देखो, सॉरी। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछ चुका हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का सवाल पूछता है, हर वर्ष पूछता है और ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसलिए ये सवाल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है जी? सिद्ध करना है हमको 2k+7 एक विषम पूर्णांक है जहां k एक क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, 2k+7 क्या है? विषम पूर्णांक है और k एक पूर्णांक है। तब क्या होगा इसका सॉल्यूशन? ठीक है, 2k+7 क्या है? विषम पूर्णांक है। यानी कि यदि हम इसको क्या कर देते हैं जी, इसका हल हो जाएगा 2k+7 विषम पूर्णांक है। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2k, देखिए ये 7 है ना, 7 कब आएगा? जब हम 8 में, ऋण 8 में या धन 8 में क्या करते हैं? एक घटाते हैं। ठीक है, एक घटाते हैं तो क्या आ जाएगा जी? यहां पर 2k+8-1, 8 में एक घटाएंगे तो 7 आएगा, आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2, अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये हो जाएगा, ये दोनों का एक जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों का क्या करते हैं? यहां पर एक जोड़ा बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 को कॉमन निकाल देंगे, ये के बच जाएगा, धन यहां आ जाएगा, 2 चौक 8, 4, यानी कि 2 × k+4-1 आएगा, आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? हम हल कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 × k+4-1। ओके, तो चूंकि k+4 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ये जो k+4 है क्या है? चूंकि k+4 एक पूर्णांक संख्या है, क्या है? पूर्णांक संख्या हो गया। अब देखो, ये 2k+7 एक विषम पूर्णांक है। ओके, और ये k+4 क्या हो गया? ये क्या है? सम पूर्णांक है ना, यानी कि ये पूर्णांक संख्या कहलाया। ठीक है, 2k+4 एक क्या हो गया? सम पूर्णांक हो गया। ओके, या एक पूर्णांक हो गया। अतः परिभाषा से क्या हो जाएगा? अब इस मान को हम क्या कर देते हैं? 2 × k+4-1 एक क्या हो गया? विषम पूर्णांक होगा। ओके, तब क्या हो जाएगा? अतः 2k+7 एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, क्योंकि k+4 एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या है जी? एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर? अतः परिभाषा से, अतः परिभाषा से, ये जो परिभाषा दिया हुआ है उसके अनुसार, ठीक है, परिभाषा से 2k+7, ठीक है, ये क्या है? एक विषम पूर्णांक है। ओके, ये क्या है? एक विषम पूर्णांक है। तो हम इसको क्या है? इस तरह से घटा करके क्या करें हैं? इसको यहां पर 8, ठीक है, सॉरी,
2k+4 - 1 क्या हो गया जी, ये एक सम पूर्णांक हो गया, सॉरी एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, विषम पूर्णांक है या होगा। ओके, इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका जो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2k+7 एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, यही प्रूव करना था। अतः 2k+7 एक क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक होगा। बस यही इसका सॉल्यूशन है, यही सिद्ध करना था। ओके, तो इस तरह से ये हमारा आज के जो वीडियो है, इसमें 2 नंबर और 3 नंबर का इस सेट में, ठीक है, पूर्ण तैयारी हो गया है। इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप मेरे इस चैनल में कंटिन्यू जुड़े रहें। आज मैंने 2 और 3 नंबर का सवाल बताया हूं। ये जो वीडियो है बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं केवल 2 और 3 नंबर के जो सवाल है इसको सॉल्व करके आज का ये जो वीडियो है इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। ठीक है, तो इसके पूर्व यदि आपको ये जो वीडियो आपकी उपयोगी है, आप 75 में 75 नंबर लाना चाह रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो को डेली देखें, समझें, साथ में पेन कापी में प्रैक्टिस भी करें, हल भी करें, तो ये ज्यादा आपके लिए कारगर होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कोंडागांव।